स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल एग्ज़ाम सहपाठी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड के लिए सोशल स्टडीज़ का टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं। और आज हिस्ट्री का जो अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है 1857-58 का विद्रोह। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है जिस तरह से आपके NCERT में दिया हुआ है, क्योंकि उसी तरह से सेंटेंस वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए पूरी थियरी का नॉलेज आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। और हिस्ट्री के और भी टॉपिक्स जो है हमने कर रखे हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में जो है प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। तो विद्रोह के जो पहला कारण आपका ये बताया गया है वो है आपके नवाबों की छीनती सत्ता, यानी कि जो नवाब थे उनकी सत्ता अंग्रेज़ किस तरह से छीन रहे थे। राजाओं और नवाबों की सत्ता पर कंपनी जो थी वो धीरे धीरे अपना अधिकार स्थापित करने लगी थी। ठीक है, तो कंपनी जो है इन सबके सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर रही थी। बहुत सारे स्थानीय शासक जो थे इन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की कि जो है आप हमारे जो है सत्ता को मत छीनिए, इस तरह से उन्होंने बात भी की। लेकिन उसके बाद भी जो है इन लोगों ने छीनना जारी रखा। एक उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद क्या करे कि उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, तो उनके गोद लिए हुए बेटों को राजा मान ले, यानी कि कंपनी जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसकी बात की जा रही है। और अगला जो उदाहरण है वो आपके पास पेशवा बाजीराव द्वितीय से संबंधित है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए पुत्र थे नाना साहब। ठीक है ना, इन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी वो पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को मिलने लगे। लेकिन कंपनी ने जो है इन निवेदनों को क्या किया, ठुकरा दिया। उन्होंने नहीं माना। इसी तरह से और राजाओं ने भी जो चीज़ें की उसे नहीं माना गया। 1801 में क्या हुआ, अवध जो है, अवध के नवाब थे, तो अवध पर जो है एक सहायक संधि थोपी गई। और 1856 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, इसने जो है शासन ठीक से न चलाने के आरोप में इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। ठीक है ना, तो उसकी सहायता से क्या किया गया, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि आप अवध के जो नवाब थे वो उनसे कहा कि आप ठीक से शासन नहीं चला पा रहे हो, और अवध का जो सत्ता थी उसको अपने कब्जे में ले लिया 1856 में। ठीक है, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। पहले मुग़ल बादशाह का नाम छपा होता था, अब कंपनी ने जो सिक्के जारी किए वो आपने मुग़ल बादशाह का नाम भी हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद क्या होगा कि जो बादशाह का परिवार है उसको लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये लोग उनसे उनका महल भी छीन रहे थे राजा से, यानी कि जो उस समय आपके हमारे बहादुर शाह जफ़र जी थे। ठीक है ना, और 1856 में लॉर्ड जनरल कैनिंग आया और उसने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। तो अगर अब तक जो बादशाह हुआ करते थे इन्होंने ये भी फैसला कर दिया कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर कहीं और जगह रखने के लिए किया, तो वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। और किसने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र जो है ये आखिरी मुग़ल बादशाह होगा, तो वो था आपका गवर्नर जनरल कैनिंग। ठीक है ना, और उसकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, ऐसा कैनिंग ने कहा कि ये आपका आखिरी मुग़ल बादशाह होगा, और जब ये मर जाएगा तो किसी भी इसके पुत्र को जो है बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कहना था हमारे जनरल कैनिंग का। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र जो आखिर आपके मुग़ल बादशाह थे उनके बारे में। अब देखिए, हमने तो देखा कि ये किस तरह से सत्ता को छीन रहे थे नवाबों से, बादशाह से। इसके अलावा और कौन से आयाम थे, विद्रोह के कौन से कारण बने, तो एक तो आपका किसान और सिपाही ये भी नाराज़ थे। गाँव में जो किसान और ज़मींदार थे ये भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे, यानी कि ज़मींदार और जो किसान थे इनसे ज़्यादा लगान लिया जाता था और ज़बरदस्ती जो है बुरे तरीक़ों से पीट करके वो लगान लिया जाता था कंपनी के द्वारा।
कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब देखिए भारतीय सिपाही जो थे वो क्यों परेशान थे इनसे जो है, तो कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। ये लोग इस तरह के नियम बनाते थे अंग्रेज, ताकि जो है हिंदुओं की या फिर जो है जो भारतीय लोग थे भारतीयों की, मुसलमानों की, इनकी जो है क्या होती थी आस्थाओं को, यानी कि उनकी जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं और आस्था जो है उस पर ये लोग ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में क्या था कि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि समुद्र के पार नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, और उन्हें लगता था कि अगर हम समुद्र के पार चले जाएंगे तो हमारा धर्म और जाति दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब 1824 में क्या हुआ कि सिपाहियों को कंपनी ने कहा कि आप लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जो है, यानी कि जो अभी वर्तमान का म्यांमार देश है, ठीक है ना, वहाँ जाने का आदेश दिया, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि सिपाहियों ने कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे समुद्र पार करके। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, ठीक है, यानी कि सैनिकों को, सिपाहियों को सख्त सज़ा दी गई कि यह लोग लड़ने नहीं जा रहे हैं समुद्र पार करके, इस वजह से। तो ये भी एक जो है रोष का कारण था, सैनिकों के रोष का कारण। अगला हमारा है 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसको ज़रूरत पड़ने पर समुद्र के पार जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो नागरिकों में भी, यानी कि नागरिक जो सिपाही बनना चाहते थे उनमें भी रोष भर गया कि इस तरह का जो है नियम कानून बना रहे हैं ये हमारे लिए। सिपाही गाँव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, ठीक है। तो अभी आपने देखा ऊपर किसानों से ज़बरदस्ती जो है कर लिया जाता था, बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था। तो बहुत सारे सिपाही जो थे वो खुद भी किसान थे, तो वो इनका किसान का भी दर्द जानते थे, सिपाहियों का भी दर्द जानते थे। वे अपने परिवार गाँवों में छोड़ करके आए थे, ठीक है, यानी कि नौकरी करने के लिए जब जाते थे तो अपने गाँव में परिवार को छोड़ के आते थे। तो किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो वही सिपाही कहाँ से आएंगे, सिपाही गाँव से ही तो आते थे, तो गांव में उनका भी परिवार होता था, उनसे भी ज़बरदस्ती जो है लगान लिया जाता था। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी, तो इस वजह से जो है इनको जो है समस्या हुई। अब देखिए भारतीय समाज में सुधारों पर प्रतिक्रिया, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो भारतीय समाज में सुधार करने की कोशिश की उस पर भी लोगों का जो है रोष बढ़ गया कंपनी के लिए। जैसे सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए, ठीक है ना। तो सती प्रथा को जो है, यानी कि सती प्रथा जो हिंदुओं में प्रचलित थी उसको रोकने के लिए, और ये कहा कि जो विधवाएं हैं उनका विवाह फिर पुनः जो है उनको विवाह करना चाहिए। अंग्रेज़ों ने ये चीज़ किया तो उस समय के जो रूढ़िवादी लोग थे वो भी जो है अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए कि ऐसा कैसे हमारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं ये। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, और क्या किया कि उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा का जो है प्रोत्साहन किया अंग्रेज़ों ने कि आप लोग अंग्रेज़ी शिक्षा लीजिए स्कूलों में। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। यानी कि आपके जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनको कहा कि आप भारत में आओ और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो, और यहाँ तक कि आप यहाँ पे ज़मीन भी ले सकते हैं और अपनी संपत्ति भी बना सकते हैं। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। अब देखिए ऐसा कौन सा कानून इन्होंने बना दिया ताकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो इन्होंने इस कानून में प्रावधान किया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाएगा तो भी जो है जो उसके पुरखों की संपत्ति है उस पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। यानी कि पहले ऐसा था कि अगर कोई दूसरे धर्म में जाएगा तो उसके पुरखों की संपत्ति पूरे छूट जाएगी, लेकिन इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप ईसाई धर्म को अपनाते हो तब भी आप अपने पिताजी की संपत्ति पर आपका अधिकार पहले जैसा रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ जो है वो उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए भी लोगों का जो है लोग कंपनी के खिलाफ हो गए। तो ये सब तो क्या थे, ये थे आपके विद्रोह के कारण। अब देखते हैं विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। तो विद्रोह की शुरुआत देखिए आपका स्टार्ट है कि 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ कि एक युवा सिपाही थे हमारे जिनका नाम था मंगल पांडे। तो बैरकपुर में इन्होंने अपने अफसरों पर हमला कर दिया, ठीक है ना। एक लोग को मार दिया, एक मर भी गया, ठीक है ना। तो इसके हमला करने के आरोप में क्या किया गया कि इसे फांसी पर लटका दिया गया, किसे, मंगल पांडे जी को फांसी पर लटका दिया गया।
8 अप्रैल 1857। तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, डेट आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद क्या, 9 मई यानी कि 1 महीने के लगभग 1 महीने बाद 9 मई 1857 को मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। अब देखिए क्या हुआ था, इंग्लैंड से आपके नए कारतूस आए थे, इनफील्ड कारतूस आए थे। इनफील्ड जो है उसके लिए कारतूस आए थे। तो सैनिकों ने क्या किया कि हम इन जो है कारतूसों के साथ अभ्यास नहीं करेंगे। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था, ठीक है। गाय जो है हिंदुओं के लिए हो गया, और सूअर से जो है कौन नफ़रत करते थे आपके, सूअर की चर्बी से मुसलमान, ठीक है। तो इसीलिए 85 सिपाहियों को क्या किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये नंबर जो दिया गया है आपका, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसर का हुक्म न मारने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी गई, ठीक है। यानी कि उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया और 10-10 साल की उन्हें सज़ा भी दी गई कि इन्होंने अपने अधिकारी का हुक्म नहीं माना। अब देखिए इससे क्या हुआ कि मेरठ में तैनात जो दूसरे भारतीय सिपाही थे उनको गुस्सा आ गया। अब भाई उनको गुस्सा आ गया तो फिर क्या हुआ कि एक दिन बाद 10 मई 1857 को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर जो ये जिनको सज़ा दी गई थी इन सैनिकों को आज़ाद करा लिया, और उन्होंने अंग्रेज़ अफसर पर हमला करके उन्हें भी मार दिया, और बंदूक और हथियार जो वहाँ पे थे उसको अपने कब्जे में ले लिया, और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों में क्या कर दिया, आग लगा दिया, ठीक है। तो यानी कि एक ही दिन बाद ये सारी प्रतिक्रिया हो गई। वहाँ पे जो और सैनिक थे उन्होंने ये सब किया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ़ युद्ध का ऐलान कर दिया, यानी कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध का ऐलान हो गया। सिपाही क्या करने लगे, पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमदा थे, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, पूरे देश से अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सवाल क्या था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। मान लीजिए कि अभी तो अंग्रेज़ शासन चला रहे हैं, ज़बरदस्ती सब कुछ कब्जा करके ही चला रहे हैं, लेकिन जब अंग्रेज़ को हम भगा देंगे तब शासन कौन चलाएगा। तो इसके लिए सिपाहियों ने क्या किया, तो सिपाही जो है ये किसको सौंपना चाहते थे, जो आपके उस समय के बादशाह हुआ करते थे, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, उनको ये जो है शासन सौंपना चाहते थे सिपाही लोग। मेरठ के कुछ सिपाही क्या किए कि अपनी एक टोली बनाई और 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर ये कहाँ पहुँच गए, दिल्ली में पहुँच गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 10 मई को आपने देखा कि 10 मई को मारा, कई लोग को, सिपाहियों को छुड़ा लिया। उसके बाद रात में ही जो है घोड़े पे सवार होकर ये लोग दिल्ली पहुँच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात सैनिक टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यानी कि ये मेरठ के जो सिपाही थे ये जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में जो आपके भारतीय सिपाही थे उन्होंने भी बगावत कर दी। यहाँ भी जो है अंग्रेज़ अफसरों को मारा गया। देसी सिपाहियों ने यहाँ पर भी हथियार और गोला बारूद को क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया, और इमारतों को जो है आग लगा दिया, यहाँ पर भी, दिल्ली में भी, ठीक है। जब आपके मेरठ से ये लोग ये सब चीज़ करके आए तो दिल्ली में भी यही सब चीज़ें हुई। फिर क्या हुआ, जो विजयी सिपाही थे, यानी कि जिन सिपाहियों को अब यहाँ पे जीत मिली दिल्ली में, मेरठ में, इन्होंने लाल किले की दीवारों के आसपास ये लोग जमा हो गए और बादशाह से ये लोग क्या करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। बादशाह को लगता था कि हम अंग्रेज़ों से हार जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिपाही थे वो अड़े रहे, और फिर जबरन वो महल में घुस गए और बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया सिपाहियों ने कि आज अब से आप हमारे नेता हो, ठीक है, हम लोग युद्ध का ऐलान करते हैं। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। किसने किया ये, तो बहादुर शाह जफ़र ने, जो आपके अलग अलग क्षेत्रों में जो शासक रहते थे, मुखिया रहते थे, उन सबको जो है चिट्ठी लिखकर ये कहा कि हम लोग एक भारतीय संघ बनाएं और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो ऐसा कहने का जो है अच्छा परिणाम मिला, ठीक है, ऐसा कहने का अच्छा परिणाम मिला बहादुर शाह जफ़र के। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य ही शासन करता था। ये तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों के पहले किसका शासन था, मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े जो थे ये मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाते थे। यानी कि जो छोटे मोटे राजा होते थे वो लोग मुग़ल बादशाह के नाम से, यानी कि बहादुर शाह जफ़र के नाम से ही शासन चलाते थे। फिर जब उनका लेटर मिला इनको, तो ये लोग भी जो है तैयार हो गए इनसे लड़ने के लिए। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत से शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे
तो मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों पर शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो ऐसा ये लोग सोचते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, बादशाह का साथ देना चाहिए। अगर हम लोग अंग्रेज़ों को हरा देंगे तो हम लोग एकदम स्वतंत्र होकर के अपने इलाकों में क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। किसके राज में? बादशाह के राज में। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है ज़्यादा ज़बरदस्ती करते थे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज़ों ने सोचा कि छोटी मोटी सेना की घटना है तो ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं होगी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। यानी कि बहादुर शाह जफ़र ने जो चिट्ठी लिखी और जो छोटे मोटे राजा थे उन सबको, तो स्थिति बदल गई। सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए किस तरह से बगावत फैल रही है। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है ना, कोई भी विद्रोह यहाँ पर नहीं हुआ। अब दिल्ली के बाद एक हफ्ते तक विद्रोह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विद्रोह की खबर पहुँचने में भाई समय लगा, और जब लोगों के पास समय पहुँच गया तो एक के बाद हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े कि हम वहाँ पे चल करके अंग्रेज़ों से लोहा लेंगे, उनसे लड़ेंगे। उनकी देखा देखी जो आपके कस्बों के लोग थे और गांवों के लोग थे, ये भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे कि सिपाही लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे। स्थानीय नेताओं, ज़मींदारों, मुखियाओं के पीछे ये लोग संगठित हो गए। यानी कि जो किसान थे, ठीक है ना, जो नॉर्मल लोग थे, ये लोग जो है जो लोकल वहाँ के नेता थे, जो ज़मींदार थे, जो मुखिया थे, उन सब के साथ ये लोग लड़ने के लिए निकल पड़े। उसके बाद क्या होता है कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था आपका नाना साहब। इनके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। तो ये कानपुर के पास बिठूर में ये रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की। यानी कि अभी इनकी बात को भी जो है अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था कि पेशवा बाजीराव के मरने के बाद इनको जो है पेंशन नहीं दी जाएगी, अंग्रेज़ों ने ये कहा था। तो अब ये भी लड़ने के लिए निकल पड़े। तो इन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर के बाहर खदेड़ दिया, कानपुर के। उन्होंने खुद को क्या किया? पेशवा घोषित कर लिया कि हम भी जो है अब यहाँ के पेशवा हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर हैं। यानी कि बहादुर शाह जफ़र को तो सब लोगों ने अपना नेता बनाया था, तो उनके गवर्नर की जो है हैसियत जो है अपने आप को दे दी। किसने? नाना साहब ने। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे, जिनका नाम था विरजिस कादिर या फिर विरजिस कद्र, इनको नया नवाब घोषित कर दिया गया। ये नवाब वाजिद अली शाह जो थे लखनऊ के, उनको गद्दी से हटा दिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो उनके बेटे थे विरजिस कादिर। इनको जो है नया नवाब घोषित किया गया। और विरजिस कादिर ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह घोषित मान लिया कि बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में ही तो ये सब हो रहा था। और उनकी माँ थी, यानी कि विरजिस कादिर की माँ थी, जिनका नाम था बेगम हज़रत महल। इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि भाई अपने बेटे के लिए इन्होंने भी जो है क्या किया? अंग्रेज़ों से लोहा लिया। अब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो आपको पता ही है। तो लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली, जो सिपाही थे जो इन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने नाना साहब के सेनापति, जो आपके नाना साहब कानपुर वाले थे, उनके सेनापति का नाम था तात्या टोपे। ठीक है, तो तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने मिल करके अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में क्या हुआ कि वहाँ पर राजगढ़ की रानी थी, जिनका नाम था अवंतीबाई लोधी। ठीक है, यानी कि लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हो, तो इनके बारे में भी आपको जानना है क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो आपसे इनसे बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र की थी ये राजगढ़ की रानी थी, रानी अवंतीबाई। इन्होंने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार करी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने क्या किया था? इनके राज्य के प्रशासन पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। तो इनके राज्य का भी प्रशासन अपने कब्जे में कर लिया था अंग्रेज़ों ने। इसलिए जो है इन्होंने भी 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या क्या थी? बहुत कम थी। ठीक है, बहुत सारे मोर्चों पर इनकी ज़बरदस्त हार हुई, यानी कि अंग्रेज़ हार गए बहुत सारे मोर्चों पर। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कई जगह अंग्रेज़ों को हराने के बाद लोगों ने सोचा कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। तो जब अंग्रेज़ लोग हारने लगे तो लोगों को विश्वास होने लगा। ठीक है, उनको आत्मविश्वास मिल गया, वो और लड़ाई के लिए उतरने लगे। ख़ास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। यानी कि अवध का, जिसको जो है लॉर्ड डलहौजी ने ये कह करके अपने कंपनी में मिला लिया था
कि आप लोग शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे हो। ठीक है ना, वहाँ पे जो है सारे लोग जो है बगावत की स्थिति में थे, यहाँ भी छोटे से लेके बड़े तक। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। अब देखिए कर्नल टाइटलर ने क्या लिखा था, क्या जो है टेलीग्राम में बोला कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से क्या हो गए हैं, थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, ज़मींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा जो है उसने टेलीग्राम भेजा। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। अब कौन कौन से नेता आए, इन नेता के बारे में आपको जानना है, किस जगह के कौन नेता थे। फैज़ाबाद के मौलवी थे अहमदुल्ला शाह। ठीक है ना, इन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे फैज़ाबाद के, इन्होंने एक विशाल संख्या जुटा ली अपने समर्थकों के साथ। वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। कौन? फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी किसको बोला जा रहा है, जो आपके धर्म योद्धा थे। ठीक है ना, ये मुस्लिम योद्धा थे, ये इकट्ठा हो गए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। बरेली के सिपाही थे बख्त खान। ठीक है, बरेली के ये थे बख्त खान। इन्होंने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया और बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। तो बख्त खान ने भी बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों का लोहा लिया। कहाँ के थे ये? बरेली के थे। और अगला क्या है, बिहार में भी जो है एक बहुत दमदार आदमी थे जिनका नाम था ज़मींदार कुंवर सिंह। ठीक है, काफ़ी बुढ़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से इन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ज़मींदार कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के। बख्त खान कहाँ के थे? बरेली के। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि फैज़ाबाद से कौन था, जिसके बारे में अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फैज़ाबाद से कौन था। अब देखिए विद्रोह ख़त्म कैसे हुआ। ठीक है ना, विद्रोह ख़त्म कैसे हुआ। अब तक तो आपने देखा कि विद्रोह चल रहा है, अलग अलग जगह पर लोग विद्रोह कैसे कर रहे हैं। अवंतीबाई लोधी, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे के साथ मिलकर, और आपके नाना साहब, ठीक है ना, बख्त खां हो गए, मौलवी अहमदुल्ला हो गए, कुंवर सिंह हो गए, इन लोगों ने कैसे किया। अब देखिए विद्रोह का दमन किस तरह से अंग्रेज़ों ने किया। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। ठीक है ना, पूरी ताकत लगाकर कि ये विद्रोह को ख़त्म करो इसको। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। तो अंग्रेज़ी फ़ौजियों को मंगवाया गया इंग्लैंड से। विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए कानून भी बनाया गया कि जो है कोई अगर इस तरह से पकड़ा जाए तो उसको फांसी पे लटका दो। इस तरह के नए कानून बनाए गए। और विद्रोहों के मुख्य केंद्रों पर क्या बोल दिया गया, धावा बोल दिया गया। यानी कि जहाँ जहाँ पर विद्रोह का मुख्य केंद्र था, जैसे लखनऊ था, कानपुर था, दिल्ली था, तो इन सब जगहों पर क्या बोल दिया गया, धावा। यानी कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ज़्यादा जो है जोर लगाया ख़त्म करने के लिए। सितंबर 1857 में क्या हुआ कि दोबारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई दिल्ली। ठीक है, सितंबर 1857 में इन्होंने दिल्ली पर दोबारा से कब्जा कर लिया। अंतिम मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह ज़फ़र, इन पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज़ों ने इन पर मुकदमा चलाया। अब ये दिल्ली में ही रहते थे। ठीक है, दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई, इन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की इनको सज़ा दे दी गई और इनको भेज दिया गया रंगून। ठीक है, और बहादुर शाह ज़फ़र के जो बेटे थे उनको जो है बहादुर शाह ज़फ़र की आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह ज़फ़र और उनकी पत्नी का नाम था बेगम जीनत महल। ठीक है ना, इनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। ठीक, तो इन पर मुकदमा चलाया गया और इनके बेटे को इनके सामने ही गोली मार दी गई और इनकी पत्नी के सहित यानी कि बेगम जीनत महल के साथ अक्टूबर 1858 में 1 साल बाद जो है इनको रंगून जेल में भेज दिया गया। और इसी जेल में जो है ये नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि अक्टूबर 1858 में, और पहले तो इनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है कि बेगम जीनत महल नाम था। अक्टूबर 1858 में इनको रंगून की जेल में भेज दिया गया। किसको? बहादुर शाह ज़फ़र को। और इसी जेल में इनकी मृत्यु कब हुई? तो नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है ना, 57 में स्टार्ट हुआ, 57 से लेकर 58 तक जो है इन्होंने लड़ाई लड़ते रहे। मार्च 1858 में अंग्रेज़ों ने किस पर? लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया। जून 1858 में इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया और उन्हें मार दिया। ठीक है, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा के उनको मार दिया गया। और ऐसा ही जो है रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ।
खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ी फ़ौज से घिरा पाया, यानी कि खेड़ी में जो आपकी लड़ाई थी वहाँ पे तो रानी अवंतीबाई जीत गई, लेकिन उसके बाद जो है अंग्रेज़ी फ़ौज ने इन्हें घेर लिया और इन्हें भी मार दिया। ठीक है ना, ये भी शहीद हो गई। इसके अलावा जो आपके तात्या टोपे थे, तो तात्या टोपे जो थे ये मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इनको भी जो है इनके दोस्त ने ही धोखा दिया और ये भी जो है मारे गए। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने जिस तरह से लोगों का सफाया करना यानी कि नेताओं का सफाया करना शुरू किया, इससे लोगों की हिम्मत टूटने लगी। पहले तो जब इनको विजय मिल रही थी तो ये आत्मविश्वास के साथ लड़ने के लिए उतरे थे, लेकिन अब इनकी हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों के साथ छोड़ दिया, यानी कि बहुत सारे लोग डर के मारे जो आपके विद्रोह कर रहे थे सैनिक उनके साथ लड़ रहे थे तो उनका साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया, यानी कि लोगों को जो है विश्वास दिलाया गया। उन्हें वफ़ादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया गया कि अगर आप लोग नहीं लड़ोगे हमारे खिलाफ़, हमारा साथ दोगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, यानी कि उनकी ज़मीनें छीनी नहीं जाएंगी। ठीक है ना, तो इस तरह की बातें उनसे कहीं तो वो लोग भी युद्ध को छोड़ दिए। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार की दावेदारी भी बनी रहेगी। तो अंग्रेज़ों ने ऐसा भी लोगों से कहा, लेकिन तो बहुत सारे लोगों ने जो है डर के मारे और बहुत सारे लोगों ने लालच के मारे क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों सिपाहियों को, विद्रोहियों को, नवाबों को, राजाओं को, इन सब पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है ना, जो सिपाही थे, विद्रोही थे, नवाब थे, राजा थे, सबको पहले अपने जो है विश्वास में लिया, उसके बाद सब पर मुकदमा चलाकर सबको फांसी पर लटका दिया अंग्रेज़ों ने। अब देखिए विद्रोह के बाद के साल, विद्रोह के बाद यानी कि 1858 में आपने देखा कि विद्रोह आपका ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। 1859 के आखिर का मतलब आपके लास्ट महीने जो होते हैं 1859 के, तब तक जो है अंग्रेज़ों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, यानी कि जिस तरह पहले ये लोग राजाओं की सत्ता छीन रहे थे, लोगों पर ज़बरदस्ती कानून थोप रहे थे, तो इनको लग गया कि अब इस तरह से हम अपना शासन नहीं चला सकते हैं। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। अब देखिए कौन कौन से बदलाव किए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेंटेंस के रूप में कि कौन कौन से बदलाव हुए आपके विद्रोह के बाद। तो देखिए, ब्रिटिश संसद ने 1858 में क्या किया कि एक नया कानून पारित किया। और देखिए अभी तक हमने देख रहा कि सब कुछ क्या कर रही थी, कंपनी कर रही थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो थे वो किसके हाथों में चले गए, ब्रिटिश साम्राज्य के, यानी कि वहाँ की जो महारानी थी उनके हाथ में जो है सारा का सारा अधिकार चला गया कि इंडिया पर जो शासन का अधिकार है अब किसके पास है, ब्रिटिश साम्राज्य के पास है। यानी कि कंपनी से सारे अधिकार छीन के ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गए 1858 में। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। एक जो है भारत मंत्री बनाया गया ब्रिटिश के मंत्रिमंडल में, वो भारत की बात करता था, भारत से संबंधित मुद्दों की बात करता था। उसे भारत के शासन संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया कि भारत में कुछ भी होगा तो उसकी बात आप करोगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल में। ठीक है, भारत मंत्री बनाया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारत मंत्री का पद बनाया गया और इसको जो है सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए एक परिषद बनाया गया जिसका नाम था इंडिया काउंसिल। ओके, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। अब देखिए अभी तक आपने देखा था ऊपर जो आपके गवर्नर जनरल थे, यानी कि गवर्नर जनरल था आपका कौन था जिसका नाम आपने देखा था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना, अब ये सब क्या हो गया, इनको वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, यानी कि ये क्या है, अब इंडिया पे शासन करने वाले नहीं हैं, ये हो गए आपके इंग्लैंड के जो राजा हैं या फिर इंग्लैंड की जो रानी है उसका निजी प्रतिनिधि है ये। फलस्वरूप अंग्रेज़ सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे सीधे अपने हाथों में ले ली। तो कुल मिलाकर के क्या बात हुई कि भारत के जो शासन है अब कंपनी इस पर शासन नहीं करेगी, जबकि अंग्रेज़ सरकार यानी कि जो आपके वहाँ का ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है ना, यानी कि वहाँ के जो राजा रानी है अब वो सीधे सीधे अपने हाथों में भारत का शासन ले लिया।
देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अब तक देख रहे थे आप लोग, नवाबों की सत्ता छीन रहे थे ये लोग, लेकिन अब कहा गया कि अब हम लोग किसी के भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों की देने की भी छोड़ दे दी। यानी कि देखिए अब ये सब कब हो रहा है, विद्रोह के बाद हो रहा है। और विद्रोह के पहले इन लोगों ने देखिए झांसी की रानी की जो है बात नहीं मानी थी, जिन्होंने कहा कि दत्तक पुत्र को राजा बना दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। यानी कि ये कहा गया कि अब आप लोग अपनी रियासत को संभाल सकते हो, यानी कि अपने वंशज, अपने पुत्रों को दे सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपने कोई गोद लिया हुआ पुत्र है उसको भी आप अपनी रियासत दे सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रिटेन की रानी को अपना जो है सब कुछ मानना पड़ेगा, अपना अधिपति, यानी कि उनके अंतर्गत आप यहाँ पे शासन कर रहे हो, इस तरह से आपको मानना पड़ेगा। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासक चलाने की छूट दे दी गई कि आप लोग शासन तो चला सकते हो, लेकिन आप पर जो है किसका शासन रहेगा, तो ब्रिटिश साम्राज्य का शासन रहेगा, ब्रिटेन की रानी की। आगे हमारा देखिए, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला ले लिया, क्योंकि जो विद्रोह की शुरुआत थी वो भारतीय सिपाहियों ने की थी। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया, यानी कि अब यूरोप के सिपाही ज़्यादा रहेंगे और भारतीय सिपाही कम रहेंगे। यानी कि अगर आपके 6 यूरोप के रहेंगे तो 4 आपके भारतीय रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब किसकी भर्ती की जाएगी, सैनिक से सिपाहियों में, तो अंग्रेजी सिपाहियों में, तो ये हो गए गोरखा हो गए, सिख हो गए, पठान हो गए, इनकी जो है ज़्यादा भर्ती की जाएगी। यानी कि बिहार के जो लोग थे, जो अवध के लोग थे, जो मध्य भारत के लोग थे, दक्षिण भारत के लोग थे, अब इनको सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा, जबकि हम लोग गोरखा को, सिपाहियों को, सिखों को और पठानों को भर्ती करेंगे। अंग्रेज़ों का ये कहना था। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर क्या की गई, ज़ब्त की गई, ठीक है। यानी कि मुसलमानों की जो संपत्ति थी उसको भी जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा कि अंग्रेज की मुसलमान क्या है, इन पर संदेह किया जाने लगा, उनको शत्रु के भाव से अंग्रेज देखने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था कि ये विद्रोह इन्होंने ही खड़ा किया था। तो इनको, यानी कि अंग्रेज़ों को लगने लगा कि जो विद्रोह खड़ा किया गया ये मुसलमानों ने खड़ा किया है। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। यानी कि अभी आपने देखा था कि धार्मिक कारण भी थे, ठीक है। लोगों ने सती प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह का विरोध किया, ठीक है, कि ये लोग जो है जब उससे चीज़ों को ख़त्म कर रहे थे तो लोगों को गुस्सा आ रहा था, उसके खिलाफ़ भी लड़ाई करने के लिए। भूस्वामियों और ज़मींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने के लिए भी नीतियाँ बनाई गई। यानी कि जो आपके ज़मींदार थे, भूस्वामी थे, तो इनकी रक्षा करने के लिए और ज़मीन पर इनके अधिकार बने रहें, इसके लिए भी जो है नीतियाँ यानी कि अंग्रेज़ों ने बनाई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो 1857 के बाद ये सब फैसले किए गए अंग्रेज़ों के बाद। अब देखिए कुछ आपके अन्य तथ्य हैं, जैसे कि आपका ये एक किताब है, तो किताब किसने लिखी है ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1 नंबर आपके इसके भी आते हैं। तो माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे ने। और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ये पुस्तक किसने लिखी है, सीताराम पांडे ने लिखी थी हिंदी में, और इसको जो है एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने क्या किया था, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार नाम से इंग्लिश में जो है इसका अनुवाद कराया था। तो ये आप याद रखना कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार किसकी पुस्तक है, सीताराम पांडे की, और माझा प्रवास किसकी पुस्तक है, तो ये है आपके ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे की, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इन दोनों किताबों का और इसके लेखकों का नाम आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, ओके। तो वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो पे कमेंट कर देना जो मैंने कहा है। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक जो है इसे शेयर कर देंगे जो आपके सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो।